नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके सिद्धांत कौन-कौन से हैं, इसकी परिभाषाएं कौन-कौन सी है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कहाँ से कम आते हैं। तो कंप्लीट हम आज सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच में असमानता को व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। मैंने कहा है कि जब करण लग जाता है तो एक प्रक्रिया बन जाती है। प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहती है। तो सामाजिक स्त्रीकरण भी एक प्रक्रिया है जिसमें समाज के अंदर जो विभिन्न लोग हैं या विभिन्न समूह हैं, उनके बीच में असमानता को व्यवस्थित प्रस्तुत है वो किया जाता है। अब इससे मिलती जुलती कई अवधारणाएं हैं। सामाजिक असमानता, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक स्त्रीकरण, ये सब एक जैसे कंसेप्ट है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। आपके जो भी कमेंट है मैं लास्ट में चर्चा करूंगा इस पे। अभी आप पूछ रहे हैं तो वो लाइव क्लास के ऑप्शन में रहेगी। तो यह प्रक्रिया समाज में, गुड इवनिंग, विभिन्न सत्रों में विभाजित करती है। क्या है यह प्रक्रिया? जो समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। अब विभिन्न स्तरों का मतलब ये नहीं है कि वो सब समानता पर आधारित है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं समाज में जो उच्च वर्ग है उनको तीन भागों में बांटता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स। अब ये है जो तीनों इक्वल हैं, तो ये स्त्रीकरण को नहीं दर्शाता है। तो इसमें एक समूह के पास में अन्य की अपेक्षा कम या ज्यादा असमानता होना यहां पे जरूरी है। तो इस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे, आप पूर्ण रूप से समझ पाओगे। तो सामाजिक स्त्रीकरण है वो सबसे पहले भूगर्भ शास्त्र, भूगोल में नहीं, जियोग्राफी में नहीं, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र से ये समाजशास्त्र में आया है। कुछ हमने जैसे जीव विज्ञान से हम चीजें ग्रहण करते हैं, उद्विकास हमने जीव विज्ञान से ग्रहण किया, इसी प्रकार से हमने सामाजिक स्त्रीकरण है वो भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी से ग्रहण किया है। जिस प्रकार से मिट्टी की विभिन्न परतों को बताने के लिए इसमें यूज जाता है, उसी प्रकार से समाज के अंदर विभिन्न स्तरों को बताने के लिए समाजशास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। 1940 के दशक में इस शब्दावली का प्रयोग है वो समाजशास्त्र में होने लगा है। इससे पहले इतना ज्यादा इसका प्रयोग है वो नहीं होता था। तो इसमें समाजशास्त्र के अंदर जो विभिन्न स्तर हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि भारतीय हिंदू सामाजिक व्यवस्था में 4 स्तर होते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी की जो मिट्टी की अलग अलग परतें होती है, जो मृदा होती है, उसके बाद में और कोई दूसरी मिट्टी आती है, इस प्रकार से उच्चता और निम्नता के क्रम में ये मिट्टियां पाई जाती है। तो इसी प्रकार से समाज में भी व्यक्ति और समूह के उच्च या नीच के आधार पर विभाजित करता है, तो उसे हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। पीए सेरोकिन ने समाज को स्तरहीन नहीं कहा। इन्होंने कहा कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो पूर्ण समता वाले हो, यानी स्तरहीन हो, ऐसी कल्पना करना अव्यवहारिक है। वास्तव में व्यवहारिक रूप से ये पॉसिबल ही नहीं है कि समाज के अंदर सब लोग एक जैसे हो। कोई भी समाज स्तरहीन या स्तर विहीन नहीं हो सकता, कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं हो सकता। प्रत्येक समाज में न किसी रूप में यह सामाजिक स्त्रीकरण है वो पाया जाता है। कोशिश की है मार्क्स ने ही वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी थी, लेकिन वो बहुत
ऐसे समाज की हो सकता है जिसका कोई इतिहास हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अब एक होता है विभेदीकरण और एक होता है असमानता। सामाजिक विभेदीकरण और असमानता और सामाजिक स्त्रीकरण ये एक जैसे लगते हैं लेकिन वास्तव में एक जैसे नहीं है। तो पहले हम इनको जान लेते हैं और फिर हम सामाजिक स्त्रीकरण को जानेंगे, इसकी परिभाषाओं को देखेंगे और विशेषताओं को देखेंगे, इसके जो सिद्धांत है उनको देखेंगे। सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चलता है, विभेद, अंतर कर देना, अंतर कर देना। लेकिन ये तटस्थ अवधारणा है, हम विभिन्न आधारों पर अंतर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम छोटे थे और स्कूल में जब प्रेयर होती थी तो जो सबसे छोटे व्यक्ति बच्चे होते थे उनको सबसे आगे खड़ा करते थे, फिर सबसे ज्यादा हाइट वालों को सबसे बाद में खड़ा करते थे, लड़कियों को एक तरफ खड़ा करते थे, लड़कों को एक तरफ खड़ा करते थे। अब हमने लड़कियों को इस तरफ किया, लड़कों को इस तरफ। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां है वो निम्न स्थान पे है, लड़के उच्च स्थान पे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस सुविधा के लिए हमने विभाजित कर दिया। या कई बार क्लास में होता है, कोई कंपटीशन होता है, अंतराक्षरी खेलते थे तो हमने कहा कि 50% लड़के इधर हो जाओ, 50 इधर हो जाओ। तो इसमें यह नहीं था कि वो उच्चता और निम्नता के क्रम पे, ये कुछ गेम के लिए या अपनी सुविधा के लिए हम आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर वर्गीकृत वो करते हैं। लेकिन इनसे किसी भी प्रकार से ऊंच नीच या श्रेष्ठता हीनता की भावना का बोध नहीं होता है। ये केवल सुविधा के लिए बताया है मैंने। तो महिला और पुरुष अलग अलग जैविक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई उच्च है या निम्न है। लेकिन ये जब आयु है, लिंग है, जाति है, आय है या कोई और है, इनके आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण हो सकता है, लेकिन हो ये जरूरी नहीं है। मैंने बताया हाइट के आधार पे हम विभाजन करते हैं। अब आती है सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी। अब ये भी क्या होता है? इससे भी कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक स्त्रीकरण हो, असमानता हो सकती है। किसी के पास में कम पैसा है, किसी के पास में ज्यादा पैसा है, तो ये असमानता होती है। किसी के पास कम संसाधन है, किसी के पास ज्यादा संसाधन है, तो ये असमानता हो सकती है। किसी व्यवसाय के आधार पर असमानता हो सकती है। तो जब संसाधन, समाज में संसाधनों और अवसरों के आधार पर समानता नहीं होती है, समान वितरण नहीं होता है, तो उसे हम सामाजिक असमानता कहते हैं। तो ये असमानता है, केवल वितरणात्मक भिन्नता है, यानी वितरण में कमी रह गई, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। यहां तक भी असमानता एक सामाजिक समस्या हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके आधार पे सामाजिक स्त्रीकरण ही हो। लेकिन जब इस प्रकार के विभेदीकरण और सामाजिक असमानता को समाज की स्वीकृति मिल जाती है, जब इनके आधार पर समाज में भेदभाव होना शुरू हो जाता है, जब इनके आधार पर उच्चता, निम्नता, श्रेष्ठता, हीनता, उत्तम, तुच्छता का भाव जुड़ जाता है, तब ये असमानताएं सामाजिक स्त्रीकरण बन सकती है। आर्थिक रूप से कोई गरीब और अमीर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि अमीर है वो श्रेष्ठ ही हो, गरीब है वो इसको हीन समझा जाए। लेकिन जब समाज इसको ऐसा समझने लगता है, फिर से पीडीएफ की मैं करूंगा चर्चा लास्ट में कि आप जब नोट्स बनाते हो तो कैसे बनाने हैं, ताकि आपको नए सिरे से नोट्स है वो ना बनाना पड़े। हाँ, पुरानी पीडीएफ से ये सारी चीजें वहां पर है, कुछ चीजें मैंने ऐड कर दी, कुछ चीजें ऐड हो जाती है। ये एक स्वाभाविक सी बात है, जब मैंने आज क्लास बनाई है और 10 दिन बाद में बनाऊंगा तो उसमें चीजें ऐड हो जाती है, ज्यादा नहीं होती है, बेस वही रहता है। परिवर्तन जरूर होता है लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे कि ये समाजशास्त्र की परिभाषाएं हैं, मैंने पहले करवाई थी, उसमें मैंने है वो 4 परिभाषाएं कराई थी, अब मैंने 5 परिभाषाएं करा दी, बस एक परिभाषा को मैंने ऐड कर दिया है।
तो अब हम इसकी बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषाएं, और यहां से प्रश्न है वो बनते ही बनते हैं। मैं कमेंट पे लास्ट में चर्चा करूंगा, बीच में नहीं करूंगा। टालकट पार्सन्स ने परिभाषित किया है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्चता और निम्नता के क्रम में विन्यास या विभाजन। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इन परिभाषाओं को देखना पड़ेगा। रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण समाज का क्षैतिज समानांतरण विभाजन है। क्षैतिज समानांतरण विभाजन है जिसमें समाज को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। तो ये इनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्षैतिज समानांतर विभाजन। एंथनी गिडेंस ने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण वह संरचनात्मक गैर बराबरी है जो समाज में भौतिक और प्रतीकात्मक प्रतिफलों के आधार पर समूहों के बीच में पाई जाती है। सामाजिक स्तरीकरण वह संरचनात्मक गैर बराबरी है जो समाज में भौतिक या प्रतीकात्मक प्रतिफलों के आधार पर समूहों के बीच में पाई जाती है। तो यानी इन्होंने बताया कि आधुनिक समाज में स्तरीकरण है वो केवल भौतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीमित है, इसके साथ में कुछ प्रतीकात्मक चीजें भी जुड़ी हुई होती है, समान पहचान, पदवी, शिक्षा। इसको हम जब मैक्स वेबर को समझेंगे तब हम इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से पाएंगे कि केवल अमीर होना, यानी किसी के पास में अगर बहुत ज्यादा पैसा है, जरूरी नहीं कि वो समाज में उसकी परिस्थिति अच्छी हो सकता है उसने पैसा बहुत ही गलत तरीके से कमाया हुआ हो, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हो, या वो ऐसे स्थान पे रहता हो जहां पे सामान्य उच्च वर्ग नहीं रहता है, तो वो चीजें भी प्रभावित करती है। ओकबर्न ने और निमकॉफ ने, अब आप कह रहे थे ना पीडीएफ बनाइए, तो इसमें मैंने ये डेफिनेशन जोड़ी है, बाकी वही का वही है। तो इस वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ओकबर्न ने और निमकॉफ ने क्या कहा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चतम एवं निम्नतम के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो उसे हम स्तरीकरण के नाम से जानते हैं। आप बिल्कुल आप बाद में क्लास देख सकते हैं, ये यहां पे लाइव रहेगी। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि सामाजिक स्तरीकरण का मूल आधार है संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा का असमान वितरण। सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है ये मैक्स वेबर की, और यहां से प्रश्न है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का मूल कारण है संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा। संपत्ति है वो आर्थिक अवधारणा है, शक्ति है वो राजनीतिक अवधारणा है, और प्रतिष्ठा है वो सामाजिक। यानी इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आयाम बताए, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। संपत्ति यानी आर्थिक, राजनीतिक दलों की बात की इन्होंने, और प्रतिष्ठा सामाजिक सांस्कृतिक। तो ये 3 आयाम है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक। इस दृष्टिकोण को त्रिआयामी सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिआयामी सामाजिक स्तरीकरण। तो ये 3 है वो बताए गए हैं। अब हम एक नजर इनकी विशेषताओं पे डाल लेते हैं। बिल्कुल मार्क्स है वो हमेशा आर्थिक की बात करते हैं, और वेबर ने भी आर्थिक की बात की है, लेकिन वेबर ने कहा कि केवल आर्थिक प्रभावित नहीं करता है, बल्कि इसके साथ साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा और जो राजनीतिक शक्ति होती है वो भी सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित करती है। तो हम मैक्स वेबर को भी आर्थिक को नकारा नहीं है उन्होंने, लेकिन आर्थिक के साथ साथ में अन्य चीजों को भी ऐड किया है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं तो क्या है? ये समाज को विभिन्न सत्रों में विभाजित करती है, यानी ये
कई भागों में विभाजित कर देती है समाज को। वर्ग के आधार पे देखें तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, जाति के आधार पे जागीर व्यवस्था थी, संपदा व्यवस्था थी। इनमें ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है, यानी ये जो विभिन्न स्तर है ये समानांतरण नहीं है, ये क्षैतिज विभाजन नहीं है, बल्कि ये लंबवत विभाजन है। ये समाज का लंबवत विभाजन है, ये समानता पर आधारित नहीं है, बल्कि उच्च और निम्नता, उच्चता और निम्नता के आधार पर विभाजित है। विनयार्ड, विनयार्ड क्या मैंने नहीं बोला है, थोड़ा सा आप देखिए इसको दोबारा। ठीक है, इसकी विशेषताएं है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था है। स्त्रीकरण है वो वसानुगत होता है, चाहे इसमें दो प्रकार का होता है, एक बंद स्त्रीकरण होता है और एक खुला स्त्रीकरण होता है। तो बंद स्त्रीकरण है जिसमें जाति व्यवस्था आती है, तो वो तो पूर्ण रूप से वसानुगत होता ही होता है। लेकिन जो वर्ग आधारित है, खुला सामाजिक स्त्रीकरण है, उनमें भी कहीं ना कहीं वसानुगतता आ जाती है। धीरू भाई अंबानी थे, मुकेश अंबानी हो गए, अब उनके बेटे हो गए, अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लग गया। पूर्ण रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सामान्य मूल्यों से व्युत्पन्न, तो पार्सन्स ने इसके बारे में कहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण है वो समाज के सामूहिक मूल्यों और मान्यताओं पर आधारित होते हैं। और जैसे जिस चीज को श्रेष्ठ माना जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे पहले धर्म को श्रेष्ठ माना जाता था, तो इसलिए भारतीय समाज में जो ब्राह्मण है वो धार्मिक कार्य करते थे, तो उनकी समाज में जो परिस्थिति थी स्त्रीकरण में, उनका समाज में स्थान उच्च था। अब धीरे धीरे धन का हो गया, जिनमें धन ज्यादा दिया जाता है। विन्यास का मतलब कर्म है, विन्यास यानी कर्म, उच्चता और निम्नता के विन्यास में या कर्म में। सीरियल, सीरीज, तो ये हो सकता है किसी समाज में एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी को शक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जहां पे शक्ति को ज्यादा दी जाती है तो वहां पे जो राजा होते हैं उनका स्थान सर्वोच्च होता है। शिक्षा को दी जाती है तो वहां पे जो साइंटिस्ट होंगे या उच्च पदों पे होंगे वो होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग है, व्यक्तिगत नहीं सामूहिक। तो सामाजिक स्त्रीकरण है वो एक व्यक्तियों से तय नहीं होता है, बल्कि ये पूर्ण समाज पर लागू होता है। और सामाजिक स्त्रीकरण को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और ये समाज द्वारा स्वीकार्य होते हैं। अब इसमें हमने बात कही कि सामाजिक स्त्रीकरण है वो कई स्तरों में होता है। अब वर्ग आधार पे देखें तो हम उच्च वर्ग हो जाता है, अगर जाति के आधार पर देखें तो हम ब्राह्मण इसमें आ जाते हैं। अब केवल वो नहीं मानता है, या निम्न की बात करें तो निम्न वर्ग आ जाता है। इधर जाति के आधार पे देखें तो शूद्र जातियां जिनको आ जाती है। तो अब इसमें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और स्वीकार्य होता है। जो निम्न वर्ग है तो वो स्वीकारता है कि मेरी स्थिति है वो निम्न वर्ग की है, उसको वो चैलेंज नहीं करता है। तो समाज के सभी वर्ग किसी न किसी रूप में इसको मान्यता देते हैं। धार्मिक विश्वास है वो स्त्रीकरण को बनाए रखने में सहायक होता है। जैसे जाति व्यवस्था की बात करें तो ये पूर्ण रूप से लागू होता है कि जाति व्यवस्था में जो स्त्रीकरण है उसका आधार धर्म है। आर्थिक आधार और श्रम विभाजन से संबंधित है। सामाजिक स्त्रीकरण केवल सामाजिक ही नहीं होता है, बल्कि ये आर्थिक असमानता से जुड़ा हुआ है। बगैर आर्थिक समानता की सामाजिक समानता नहीं लाई जा सकती। और सामाजिक स्त्रीकरण में स्थान निम्न होता है वो आर्थिक रूप से भी निम्न होते हैं, और जो आर्थिक रूप से निम्न होता है उनका समाज में भी स्तर होता है वो निम्न होता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण और आर्थिक स्त्रीकरण दोनों जुड़े हुए हैं। भारत में जाति और वर्ग दोनों जुड़े हुए हैं और इसी के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है। और
एडम स्मिथ ने तो श्रम विभाजन को ही इसकी जड़ बताया है कि सशक्तिकरण है वो श्रम विभाजन पर आधारित होता है। बिल्कुल करते हैं और पॉसिबल भी है। धीरू भाई अंबानी थे जो एग्जाम्पल के तौर पे, वो पहले झाड़ू सफाई करते थे गाड़ियों की, तो वो उच्च वर्ग में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से वसानुगत होता है, जाति व्यवस्था तो पूर्ण रूप से वसानुगत हो जाता है, लेकिन वर्ग खुली व्यवस्था है, उसमें गुंजाइश रहती है, लेकिन गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं रहती है। उच्च वर्ग है वो कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। अब हम बोल देते हैं कि महात्मा गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, ये लोग उस समय में विदेश पढ़ने जाते थे, इंग्लैंड पढ़ने गए थे। आज हमारी औकात नहीं है कि हम आज के दौर में चले जाएं, और आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले वो लोग पढ़ने गए थे विदेश में। तो यानी वो उच्च वर्ग ही थे। स्त्रीकरण सामाजिक गतिशीलता की संभावना को तलाशता है। तो स्त्रीकरण होता है तो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपनी स्थिति को उच्च या निम्न कर सकता है। मुख्य रूप से वर्ग आधारित समाज के अंदर, वर्ग आधारित समाज में व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है, लेकिन जाति में अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। सामाजिक स्त्रीकरण सार्वभौमिक है, यानी सभी समाजों में, सभी जगहों पर किसी न किसी रूप में सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक स्त्रीकरण को समझ सकते हैं कि ये बहुत सारे इसके आयाम हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब मिलकर सामाजिक स्त्रीकरण को, हाँ बिल्कुल मोस्टली ऐसा होता है। अब हम टाटा की बात करते हैं तो जमशेदजी टाटा, उनसे लेकर आज तक टाटा फैमिली है वो उच्च वर्ग में ही रहेगी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो चलता रहता है। सामाजिक स्त्रीकरण के आधार, अब ये सामाजिक स्त्रीकरण होता क्यों है? अब ये तो पॉसिबल है कि हर जगह ये होता है सामाजिक स्त्रीकरण, लेकिन ये क्यों होता है और इसके स्वरूप कौन कौन से हैं? तो सामाजिक स्त्रीकरण में हमने देख लिया कि ये पद प्रतिष्ठा का असमान वितरण है और इसको समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, लेकिन इसके जो आधार हैं वो अलग अलग आधार है। पूरी दुनिया में सामाजिक स्त्रीकरण है, लेकिन सबका आधार एक जैसा नहीं है, सब जगह अलग अलग आधारों पर सामाजिक स्त्रीकरण है वो पाया जाता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण के जितने भी आधार हैं उनको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राणी शास्त्रीय आधार, बायोलॉजिकल, जन्म से ही हमने बोल दिया कि ये इसका स्थान समाज में उच्च है, इसका निम्न है। जन्म लेते ही व्यक्ति हो जाता है कि ये इस वर्ग का व्यक्ति है या इस स्तर का व्यक्ति है। तो प्राणी शास्त्रीय आधार है जिसमें व्यक्ति की जो जैविक विशेषताएं होती है उन पर आधारित होता है, और इस प्रकार के सामाजिक स्त्रीकरण को बंद सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं, यानी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो चीजें बायोलॉजिकल है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो वसानुगत होती है और परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है, नगण्य होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिंग, लिंग जैविक है और इसके आधार पर समाज को मुख्य रूप से दो स्तरों में बांट दिया जाता है, स्त्री और पुरुष। तो पुरुष ज्यादातर समाजों में पुरुष को सर्वोच्च स्थान होता है और स्त्री को दोयम दर्जे का स्थान है वो दिया जाता है। आयु के आधार पर देखें तो बुजुर्ग होते हैं उनकी परिस्थिति अच्छी होती है और युवाओं की, कम आयु के लोगों का स्तर थोड़ा सा निम्न माना जाता है, ये कोई ऐसा नहीं है बड़ा। प्रजाति, नस्ल, तो दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, जो श्वेत है वो उच्च माने जाते हैं, अश्वेत है वो निम्न माने जाते हैं। जन्म के आधार पर, तो जाति या जन्म के आधार पर भी भारत के अंदर होता है, इस पे हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे। तो ये बायोलॉजिकल है, जैविक आधार है जिनके आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण होता है। अब है सामाजिक सांस्कृतिक आधार, सोशल कल्चरल बेसिक। अब ये
ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये सामाजिक होते हैं, अर्जित होते हैं और इनसे तात्पर्य ये है कि ये उपलब्धियों के आधार पर होता है। इससे व्यक्ति अर्जित कर सकता है, इसे बदल सकता है आसानी से। तो ये होते हैं, इनको हम खुले सामाजिक स्तरीकरण के तौर पर जानते हैं। इनमें गतिशीलता अधिक होती है। बायोलॉजिकल स्त्रीकरण पे अगर कुछ है जैसे स्त्री और पुरुष है तो उसमें गुंजाइश है वो नहीं रहती है। तो इसके आधार पर देखिए हम तो धन, प्रॉपर्टी के आधार पे संपत्ति, आर्थिक संसाधनों का वितरण, संपत्ति और आर्थिक संसाधनों का वितरण। तो धन है, धन के आधार पे तो समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग में होता ही होता है। ये प्रमुख आधार है। व्यवसाय के आधार पर भी होता है। सेरोकिन ने व्यवसाय के आधार पर स्त्रीकरण को दो भागों में विभाजित किया है। एक तो अंतर व्यवसायिक स्त्रीकरण, यानी विभिन्न व्यवसायों के बीच में स्त्रीकरण। अब अलग अलग व्यवसाय होते हैं, अब सबको एक जैसे नहीं माना जा सकता। सब प्रकार के व्यवसाय को एक जैसा नहीं माना जा सकता है। एक व्यवसाय तो डॉक्टर का भी होता है, एक है वो व्यवसाय चमड़े का भी होता है, चमड़े का काम करने वाले का। एक व्यवसाय है वो चाय का ढाबा खोलने का भी एक बिजनेस है। अलग अलग व्यवसाय होते हैं। तो अंतर इनमें सब में होता है कि कौन सा उच्च है और कौन सा निम्न है। दूसरा होता है अंतः व्यवसायिक स्त्रीकरण, यानी एक ही व्यवसाय के अंदर विभिन्न स्तरों पे लोग होते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें मुख्य रूप से 3 स्तर हो जाते हैं। एक मालिक होता है, एक मैनेजर होते हैं या जिनको हम बोल सकते हैं स्पेदपोश कर्मचारी, और एक तीसरे होते हैं श्रमिक। तो ये एक ही व्यवसाय के अंदर सामाजिक स्त्रीकरण है। मैं बता चुका हूं कि कोर्स को कैसे कितने दिन के लिए हम बढ़ा सकते हैं। बहुत इसमें हमारे पास गुंजाइश नहीं होती है, इस पे मैं अभी करूंगा चर्चा। धार्मिक स्त्रीकरण, तो धर्म के आधार पर भी स्त्रीकरण पाया जाता है। जैसे कि ईसाई धर्म है तो वहां पे पोप सर्वोच्च होता है, उसके बाद में छोटे पादरी आ जाते, मध्यम पादरी या कुछ ऐसा संगठन होता होगा उनका, जैसे अपने होता है शंकराचार्य हो गया, फिर उनके नीचे में ये होता है, फिर नीचे होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक शक्ति भी स्त्रीकरण को प्रभावित करती है। शिक्षा, भाषा, धर्म ये भी स्त्रीकरण के आधार हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्त्रीकरण है वो आर्थिक और व्यवसाय के आधार पर होता है। तो ये दो आधार हैं, प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक सांस्कृतिक आधार। पार्सन्स ने इसे मूल्यों के साथ में जोड़ा है, इनका जो व्यवस्था सिद्धांत है उसके साथ में इन्होंने जोड़ा है। तो इन्होंने कहा कि स्त्रीकरण से केवल उसके स्तर का नहीं बल्कि उसकी प्रतिष्ठा का भी निर्धारण होता है। तो उन्होंने 6 प्रकार के जो कारकों की पहचान है वो की है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार के कारकों की पहचान की है जो सामाजिक स्त्रीकरण को निर्धारित करते हैं। नंबर 1, नातेदारी समूह की सदस्यता। नंबर 1, नातेदारी समूह की सदस्यता। अब नातेदारी किसका संगठन है, इसके आधार पर ही हो जाता है। अगर कोई नेहरू परिवार में जन्म लेता है तो टाटा परिवार में जन्म लेता है, बिड़ला परिवार में जन्म लेता है, तो उससे उसकी परिस्थिति निर्धारित हो जाती है। गांव के अंदर अगर कोई होता है जमींदार, उसके आधार पे होता है। राजा का बेटा राजकुमारी बनता है। तो ये नातेदारी समूह की सदस्यता के आधार पर है। व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, नंबर 2। नंबर 3 है आर्थिक उपलब्धियां। नंबर 4 है संपत्ति। नंबर 5 है शक्ति और नंबर 6 है सत्ता। तो ये 6 आधार बताए हैं पार्सन्स ने सामाजिक स्त्रीकरण को निर्धारित
करने के, शक्ति, सत्ता, संपत्ति, अर्जित उपलब्धियां, व्यक्तिगत उपलब्धियां और नातेदारी समूह की सदस्यता। ये 6 आधार बताए हैं जिनके आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण का निर्धारण होता है। ये पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। अब है सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार या स्वरूप, यानी दुनिया भर के सभी समाजों में सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है, लेकिन इनका जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न होता है। इनके जो प्रकार हैं, टाइप्स है, वो एक जैसे नहीं है। तो आज तक के जितने भी समाज रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर टी.बी. बोटोमोर ने सामाजिक स्त्रीकरण की 4 स्वरूप या 4 प्रकार बताए हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप है वो बोटोमोर के द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन से? दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था। ये 4 स्वरूप है वो बोटोमोर ने बताए अति प्राचीन काल से लेकर अब तक के काल में। तो पहला इन्होंने बताया है दास प्रथा, स्लेवरी। तो ये सामाजिक स्त्रीकरण का प्राचीनतम स्वरूप है। ये सामाजिक स्त्रीकरण का प्राचीनतम स्वरूप है। इसमें समाज को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता था। एक स्वामी या मालिक, दूसरा दास या नौकर। मालिक और नौकर, स्वामी और दास। और ये मध्यकाल तक चलता रहा। ये मध्यकाल तक चलता रहा, प्राचीनतम है, लेकिन ये बाद में भी चलता रहा कई जगह। अब दास को मानव नहीं माना जाता था, दास को प्रॉपर्टी की तरह, संपत्ति की तरह समझा जाता था। बोलते ना, इनको पशुओं के साथ तुलना की जाती थी, दासों की। अब बोलते ना मेरे पास 5 पशु है, 5 गाय है, ऊंट पालता है वो 5 कहते हैं ऊंट है मेरे पास। यानी वो कहता है कि मेरी जो भेड़ बकरियां चलाता है वो बोलते हैं हमारे कि मेरे पास इतना है, वो झुंड है बकरियों का, 100 भेड़े मेरे पास में है। या बोल देते हैं कि इतने मकान मेरे पास में है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रकार से वो कहते थे कि मेरे पास में इतना है। तो बोलते थे मेरे पास इतने दास हैं। तो इस पे पशुओं की भांति या प्रॉपर्टी की भांति ने खरीदा भी जा सकता था, बेचा भी जा सकता था। लोग दासों को खरीदते थे, बेचते थे। यह पूर्णतः बंद व्यवस्था थी, इसमें कोई गतिशीलता संभव नहीं थी। दास दास रहता था, एक दास दूसरे के बिक जाता, तीसरी बार बिक जाता, चौथी बार बिक जाता। तो प्राचीन यूनान, रोम, मिस्र की सभ्यताओं में इस प्रकार के दास और स्वामी का स्त्रीकरण है वो पाया जाता था। अभी हमारे गिरमिटिया मजदूर हैं। अंग्रेजों के समय, मध्यकाल के अंदर भी या मध्यकाल के बाद में भी दासों की तरह इनको काम करवाया जाता था। दूसरी है जागीर प्रथा, सामंती व्यवस्था, स्टेट। इंग्लिश में एक ही शब्दावली का प्रयोग होगा, स्टेट। हिंदी में इसको बोल देते हैं संपदा। इसको क्या बोल देते हैं? संपदा भी बोल देते हैं। नाम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, संपदा तो नया शब्द आ गया, वो यही है। जागीर प्रथा, सामंती व्यवस्था, संपदा व्यवस्था, स्टेट सिस्टम। तो ये मध्यकालीन यूरोप की विशेषता है। ये मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्त्रीकरण का एक स्वरूप था। और इसमें भी मुख्य रूप से 3 स्तर होते थे, 3 श्रेणियां थी। एक पादरी वर्ग, दूसरा सामंत वर्ग और तीसरा सामान्य जनता। ये भी बंद व्यवस्था थी। उस समय धर्म का बोलबाला था, तो इसलिए पादरी वर्ग अपने आप को सर्वोच्च समझता था। और सामंत वर्ग जो राजा हुआ करते थे वो हो गए, और सामान्य जनता, तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस या लगभग यूरोप के अंदर ये मध्यकाल के अंदर ये व्यवस्था
थी तो इनको कोई अधिकार नहीं था, इनकी स्थिति सबसे निम्न थी और सबसे सर्वोच्च स्थान पे ये थे, बीच में ये थे। तो ये है, और सारा का सारा शोषण है वो इन जनता के द्वारा किया जाता है। जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था है वो भारत सहित दक्षिण एशियाई समाजों में, भारत सहित दक्षिण एशियाई समाजों में, दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और थोड़ा बहुत श्रीलंका के अंदर जाति व्यवस्था पाई जाती है। जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था है, ये पूर्णतः बंद सामाजिक स्त्रीकरण है, इसमें गतिशीलता नहीं के बराबर होती है। और ये जाति व्यवस्था भारत में ही है, या भारतीय उपमहाद्वीप, इसके लिए यूज किया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप यानी भारत, हिमालय से नीचे का जो भाग है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है। कारण क्या इसका कि ये हिंदू व्यवस्था है, जहां जहां हिंदुओं का विस्तार था, नेपाल में था, पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हिंदू बहुली थे, बाद में ये और रिलीजन बन गए, पहले जैन, बौद्ध, फिर इस्लाम, ईसाई, सिख, ये रिलीजन बने। तो ये बने तो जाति को नहीं छोड़ पाए, धर्म परिवर्तित हो गया लेकिन जाति परिवर्तित नहीं हुई। तो इसलिए उप भारतीय उपमहाद्वीप की एक अद्वितीय विशेषता है जाति व्यवस्था। और जाति के आधार पे चार जो है ही है, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, ये चार स्तर है वो समाज में पाए जाते हैं। तो इस पे मैं बहुत चर्चा कर चुका हूँ, जाति व्यवस्था पे और वर्ग व्यवस्था पे अलग से 3-4 क्लासें हैं वो कर चुका हूँ। हाँ, संपदा और सामंत व्यवस्था एक ही बात है, संपदा, स्टेट, जागीर, ये एक ही बात है। ये आधुनिक समाजों में पाया जाने वाला सामाजिक स्त्रीकरण है, जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक योग्यता, इसके अलावा शिक्षा और अन्य योग्यताओं की इंपॉर्टेंस रहती है। तो इसको भी, इसके आधार पे समाज को 3 भागों में बांटते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ये सामाजिक स्त्रीकरण की खुली व्यवस्था है, खुला सामाजिक स्त्रीकरण है जो आधुनिक समाजों में पाया जाता है। तो जाति और वर्ग के बारे में मैं अन्य क्लासों में पूरे डिटेल के साथ चर्चा कर चुका हूं। और एक जाति वाला टॉपिक ऐसा है जिसको कितना भी पढ़ लें, कितना भी करवा दें, जाति पे मैंने 2 क्लास लगाई अलग से, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर भारतीय जाति व्यवस्था को समझना है ना, तो पूरे देश की सेना लगा दी जाए ना, तो भी हम जाति व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। तो जाति व्यवस्था कंसेप्ट बहुत बड़ा है, तो इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। कोशिश तो की है, बड़ी बड़ी बातें बताई है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ जाता है जो पता नहीं कहाँ से आता है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है और इस पे कंटिन्यूटी चीजें हैं वो चल रही है। जाति है कि जाति नहीं है भारत से, और राजनीति में जाति का जब समावेश हो गया है तो उसके पंख लग गए हैं। बोटोमोर के अनुसार, अब बात करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत कि ये उच्चता और निम्नता के क्रम में क्यों है, सब इक्वल क्यों नहीं है। तो इसके मुख्य रूप से बोटोमोर ने 3 सिद्धांत बताए, मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रकार्यवादी सिद्धांत और ऐतिहासिक स्त्रीकरण का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है सामाजिक स्त्रीकरण के। सबसे पहले मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आपको पता ही है कि मार्क्स तो हर चीज की व्याख्या है वो आर्थिक आधार पर करते हैं। इनका मानना है कि आर्थिक संरचना ही सामाजिक संरचना को निर्धारित करती है। आर्थिक संरचना को इन्होंने अधोसंरचना, क्या कहा, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर, और सामाजिक संरचना को इन्होंने कहा था अधिसंरचना या सुपरस्ट्रक्चर। तो अधो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही
चीजें निर्भर करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आर्थिक है, और आर्थिक आधार पर ही इन्होंने बताया कि आज तक का युग है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज में हमेशा से दो वर्ग रहा है, एक शोषित वर्ग रहा है, एक शोषक वर्ग रहा है। दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए खोने के लिए लोहे की बेड़ियां हैं, और पाने के लिए पूरा पूरा संसार है। तो इस पे मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मार्क्स वाले पे मैं कर चुका हूं। तो इन्होंने मुख्य रूप से दो वर्ग बताए और समाज के कुल 5 विभाजित किया, 5 अलग अलग कालों में, जिसे हम ऐतिहासिक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं। तो इतिहास रूप से इन्होंने 5 है वो युगों की बात की है। पहला है आदिम साम्यवादी युग, और एक ऐसा युग था साम्यवादी या कम्युनिस्ट जिसमें स्त्रीकरण नहीं था, सभी पूर्ण रूप से समान थे। लेकिन अन्य विचारक है वो इनकी बात से सहमत नहीं होते हैं। यहां पे इनके जो साथी थे उन्होंने कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति से ही ये वर्ग उत्पन्न हुए हैं, ये असमानता उत्पन्न हुई है। दूसरी व्यवस्था उन्होंने बताया, दासता युग बताया। तो यहां से स्त्रीकरण की शुरुआत होती है, और इसमें सामंत वर्ग या दास और स्वामी थे। इसमें क्या थे? दास और स्वामी। फिर कृषि व्यवस्था या सामंतवादी व्यवस्था बताया, तो उसमें सामंत और सामान्य जनता थी। क्या थी? सामान्य जनता। पूंजीवादी व्यवस्था में 2 वर्ग थे, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। और ये 4 अवस्थाएं तो उन्होंने बताई कि ये आज आ चुका है। अब युग चल रहा है, वो क्या चल रहा है? पूंजीवादी युग चल रहा है। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि एक ऐसा युग होगा जिसे साम्यवादी युग कहेंगे, और वो वर्ग विहीन समाज होगा, जिसमें राज्य नहीं रहेगा, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज होगा। लेकिन ये केवल कोरी कल्पना है, ऐसा कभी पॉसिबल होना संभव ही नहीं है। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पूछे थे। अब है प्रकार्यात्मक सिद्धांत या सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत है वो किंग्सले डेविस और विल्फ्रेड मूर ने, प्रकार्यवादी सिद्धांत है वो किंग्सले डेविस और विल्फ्रेड मूर ने, इनका जो लेख था प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ये लेख है, पुस्तक नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसमें ये कहते हैं कि समाज के अंदर स्त्रीकरण अनिवार्य है। समाज में संतुलन और कार्यशीलता के लिए स्त्रीकरण का होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी चर्चा करूंगा मैं क्लास के अंत में। तो इसमें उन्होंने कहा कि स्त्रीकरण क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो मार्क्स ने क्या कहा कि जिनका प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है उस वजह से ये स्त्रीकरण पाया जाता है, निजी संपत्ति की वजह से होता है। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं निजी संपत्ति से नहीं होता है। प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या कहते हैं, किंग्सले डेविस और मूर क्या कहते हैं कि समाज में संतुलन के लिए और कार्यशीलता के लिए बहुत सारे पदों की आवश्यकता होती है। अगर हम एक जिले के प्रशासन की बात करें तो एक जिले का प्रशासन चलाने के लिए एक कलेक्टर की आवश्यकता होती है, फिर एडीएम होता है, फिर एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, इसके बाद में गिरदावर आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं, पटवारी आ जाते हैं, स्पाई कर्मचारी भी आ जाते हैं। ये एक व्यवस्था हो गई। तो इसमें विभिन्न पद हैं, कलेक्टर से लेकर एक स्पाई कर्मचारी तक। अब ये कहते हैं कि समाज की गतिशीलता के लिए
ये पद होते हैं, इनमें से कुछ पद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ पद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ कम पद होते हैं वो कम महत्वपूर्ण होते हैं। जो पद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं उन पदों को भरने के लिए अधिक योग्यता की आवश्यकता रहती है, अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता है वो रहती है। अब जिनके पास अधिक योग्यता होगी, अधिक मेहनत करते हैं, वो इन पदों को प्राप्त करते हैं। अब वो अधिक प्राप्त करते हैं तो उनको पुरस्कार भी अधिक मिलता है, तो उनको समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी अधिक होती है, उनके पास पावर भी अधिक होती है, उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब ये पुरस्कार है वो 3 प्रकार से दिए जाते हैं, तो ये है। अब इन्होंने कहा कि जो पद उच्च हैं वो समाज में उसके लिए योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। अब योग्यता की आवश्यकता पड़ती है तो उनको कुछ अलग से देना पड़ता है। अब आप कलेक्टर को कहोगे कि 5,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, एक सफाई कर्मचारी को भी 5 मिलेगी, सबको 5-5 हजार मिलेगी, तो वो कहेगा कि हम ये क्यों करें। एक डॉक्टर बनता है तो वो अपने 5 साल जीवन के देता है, एक इंजीनियर बनता है तो वो 5 साल दिन रात मेहनत करता है, एक कलेक्टर बनता है तो वो 3-4 साल 17-18 घंटे की पढ़ाई करता है, और हो सकता है कि कुछ को कुछ ही ना करना पड़े। तो इसलिए पैसे और पदों में ये अंतर वो आ जाता है और यहीं से वो उत्पन्न होता है। तो आर्थिक पुरस्कार, 3 प्रकार के पुरस्कारों की बात की। आर्थिक पुरस्कार जीवन निर्वाह और आराम के लिए आवश्यक वस्तुएं, उनको यानी वेतन उनको अधिक मिलता है जिन पदों को महत्वपूर्ण माना जाता है। सौंदर्य एवं बोधात्मक पुरस्कार, तो इनमें कुछ अन्य चीजें भी अधिक मिलती है, कला, मनोरंजन, सांस्कृतिक सुविधाएं उनको अधिक मिलती है। प्रतीकात्मक पुरस्कार, तो उनके आत्मसम्मान और तुष्टि के लिए उनको कुछ अन्य चीजें भी मिलती है, कोई पुरस्कार वगैरह भी उनको मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये सामाजिक स्तरीकरण होता है। इसकी आलोचना है वो मुख्य रूप से मेल्विन ट्यूमिन ने की है। किसने की? मेल्विन ट्यूमिन ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। इन्होंने कहा कि ये कैसे निर्धारित होगा कि कौन सा पद महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं समाज में सभी पद महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा कोई भी पद नहीं होता जो कम महत्वपूर्ण होता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा था अभी, अगर सबसे कम माना गया कि जो सिपाही कर्मचारी होता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है, वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ट्यूमिन कहते हैं आप सिपाही कर्मचारियों को हटा लीजिए, एक शहर में अगर 10 दिन सिपाही ना हो तो शहर बदबू मारने लगता है, तो हम कैसे मान ले कि वो कम महत्वपूर्ण है। एक डॉक्टर होता है वो इलाज करता है, लेकिन जो डेड बॉडी जो मोर्चरी रूम में रखते हैं उसके लिए भी एक कर्मचारी चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। अब कहते हैं कि जो चमड़े का काम करता है वो कम महत्वपूर्ण होता है, अगर कोई मरे हुए पशु नहीं उठाए तो क्या होगा। तो ये कहते हैं, ट्यूमिन कहते हैं सब पद इंपॉर्टेंट है, आप कैसे निर्धारित करोगे कि कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये स्तरीकरण का सिद्धांत है वो सही नहीं है। तीसरा सिद्धांत है ऐतिहासिक। तो इसमें मुख्य रूप से 2 सिद्धांत है, एक मैक्स वेबर का, दूसरा वेवलेन का। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण का 3 आयामी सिद्धांत है वो दिया। तो एक वर्ग, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा और दल। यहां पे दल का मतलब है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। तो क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, इसको हम बोल सकते हैं क्लास यानी वर्ग, स्टेटस यानी परिस्थिति, और फिर है पार्टी, राजनीतिक दल। तो ये 3 आयामी सिद्धांत है वो इनका हो जाता है, जिसमें उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसको दिए परिस्थिति को, जैसे कि जाति को मैक्स वेबर ने क्या कहा? परिस्थिति समूह कहा है। तो इन्होंने केवल आर्थिक आधार पे नहीं हो सकता, मान लेते हैं कि किसी के पास आर्थिक आधार पे बहुत ज्यादा पैसा है,
लेकिन उसके साथ में जीवन स्तर भी, लाइफस्टाइल, जीवन अवसर भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी एक करोड़पति है लेकिन वो दिखावा नहीं करता है, वो एक बहुत ही ऐसे मोहल्ले में रहता है जहां पे सब निम्न कास्ट रहते हैं, और उसने जो पैसा प्राप्त किया है वो भी उन्होंने कोई अच्छा बिजनेस करके नहीं किया है, उन्होंने दलाली करके या कुछ और करके पैसा कमाया है। तो पैसा तो उसके पास खूब है, लेकिन समाज के अंदर जरूरी नहीं कि उसकी परिस्थिति उच्च हो, क्योंकि सम्मान उसको नहीं मिलता है। समाज है उसको घृणा की दृष्टि से देखता है कि ये कैसे पैसे उसने कमा लिए हैं। तो ये होता है। तो यहाँ पे जीवन अवसर, बाजार परिस्थिति, तो उन्होंने कहा कि स्त्रीकरण मुख्यतः क्या है, बाजार परिस्थिति है। बाजार परिस्थिति, मार्केट स्टेटस है, बाजार में उसकी क्या स्थिति है, लोग उसको किस लेवल का मानते हैं। केवल आर्थिक से नहीं होता, आर्थिक इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ आर्थिक नहीं होता है। तीसरा इन्होंने राजनीतिक दल भी कहा कि जो सरकारों के अंदर होता है वो भी मायने रखता है, चाहे उसके पास पैसा ना हो, चाहे सम्मान ना हो, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा सिद्धांत है टी बेवलेन का, थियरी ऑफ लेजर क्लास। तो इनमें भी इन्होंने दो प्रकार के बताए, एक विलासी वर्ग लेजर क्लास जो आर्थिक शक्ति के कारण विलासिता का उपभोग करता है, दूसरा उत्पादक वर्ग जो श्रम से उत्पादन करता है। तो ये है वो इनका सिद्धांत है टी बेवलिन का। ये दो ही स्तर है वो बताते हैं समाज के अंदर। अब कुछ महत्वपूर्ण है इसमें टॉपिक के अंदर। तो सामाजिक मूल्यों को स्त्रीकरण के निर्धारण में किसने महत्वपूर्ण माना? मैंने बताया कि पार्सन्स। कौन कहता है कि सामाजिक स्त्रीकरण को एक प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता मानते हैं? तो किंग्सले, डेविस एवं विल्फ्रेड मूर है, पार्सन्स भी है। किसने प्रतिष्ठा का, स्त्रीकरण का प्रतिष्ठा सिद्धांत या ख्याति सूचक उपागम दिया? तो विलियम वार्नर ने। किसने दिया? विलियम वार्नर ने। इन्होंने 6 वर्गों की बात है वो की थी। जाति को एक बंद परिस्थिति समूह किसने कहा? जाति को परिस्थिति समूह किसने कहा? मैक्स वेबर ने। स्त्रीकरण का व्यवहारिक विश्लेषण किसने दिया? डेविस एवं मूर ने। स्त्रीकरण का आर्थिक सिद्धांत किसने दिया? पता ही अपने को। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मजूमदार ने। जब वर्ग कुछ कुछ दृढ़ता के साथ पुश्तैनी हो जाता है तो उसे जाति कहते हैं, C.H. कुले ने। स्त्रीकरण का शक्ति का विश्लेषण किया, शक्ति के आधार पर किसने स्त्रीकरण का विश्लेषण किया? तो ये किया C. राइट मिल्स ने। किसने किया? C. राइट मिल्स ने। अमेरिका के अंदर इन पावर एलिट, शक्ति अभिजात, तो इन्होंने अमेरिका के अंदर 3 प्रकार के एलिट ग्रुप की बात की थी। एक व्यवसायिक, दूसरे राजनीतिक और तीसरे सैन्य। सैन्य, राजनीतिक और व्यवसायिक, ये 3 प्रकार के एलिट है। इसकी चर्चा हमने की प्लेटो वाले टॉपिक में। द थियरी ऑफ लेजर क्लास का कंसेप्ट टी बेवलिन ने दिया था और इसको बोलते हैं विलासी वर्ग का सिद्धांत। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ अनइक्वलिटी, ये पुस्तक इनकी है। ये पुस्तक है मेलविन ट्यूमिन की, जिसमें इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना की थी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ अनइक्वलिटी। गिडेंस ने स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या बताया? शक्ति का आधार बताया। क्या बताया? शक्ति का आधार। वेबर का जो त्रिआयामी मॉडल था उसको भारत के संदर्भ में किसने लागू किया? आंद्रे बेतेई ने। किसने किया? आंद्रे बेतेई ने। इसलिए हम आंद्रे बेतेई को भारत का मैक्स वेबर कहते हैं। आंद्रे बेतेई ने क्लास, कास्ट एंड पावर की, कास्ट, क्लास एंड पावर। मैक्स वेबर ने क्या कहा था? क्लास
स्टेटस और पावर। लेकिन उन्होंने क्या कहा, आंद्रे बिते ने, कास्ट, क्लास एंड पावर। जाति व्यवस्था एक शुद्ध संस्करणात्मक व्यवस्था है, किसने कहा, लुइस डियूमो ने। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, किंग्सले डेविस एवं मूर। सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959, ये पुस्तक इनकी लिपसेट एवं बेनेडिक्ट की है। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।